हाँ जी फ्रेंड्स, हमने अपने रे ऑप्टिक्स के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्पेरिकल मिरर के ऊपर। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि स्पेरिकल मिरर को अगर हम किसी मीडियम में रख दें, स्पेरिकल मिरर को अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो इसकी फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि फोकल लेंथ of a spherical mirror does not depend on medium। यानी कि हम चाहे उसको पानी में ले जाएं, यानी कि does not depend on medium, यानी कि हम उसको चाहे पानी में ले जाएं चाहे एयर में ले जाएं तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगी, यानी कि चाहे वो कॉन्वेक्स रखें चाहे कॉनकेव लेंस लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे अगले पे, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बात करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे कि ये कोई मीडियम है और ये कोई मीडियम है, यानी कि ऊपर कुछ मीडियम हो नीचे कुछ मीडियम है, यानी कि ये अलग, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। आप किसी को भी रेयर और किसी को भी डेंसर मीडियम मान सकते हैं, डेंसर, और इसको हम बोलेंगे रेयर, इसको बोल दिया मैंने डेंसर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से रेयर से डेंसर की ओर मैंने एक लाइट रे, मैंने एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर डाली। तो क्या होगा, तो मैंने पाया कि जो लाइट रे थी वो बेंड हो गई यूँ, यानी कि वो, और ये क्या होता है, ये होता है जी नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब सर क्या हुआ, सर मैंने इंसिडेंट एंगल था मेरा यहाँ आई, लेकिन सर यहाँ सर ये रे ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन सर ये ऐसे गई, यानी कि ये थोड़ा नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ठीक है, तो इसका जो रियल पाथ था वो ऐसे था, यानी कि ऐसे ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन गई ऐसे, बेंड हो गई थोड़ी। तो इसको जो ये सेपरेशन, यानी कि जो ये अंतर बना, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, सॉरी लेटरल डिस्टेंस, इन्वर्जन नहीं, लेटरल डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि सर अब एक केस तो हमने ये ले लिया कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है। अगर सर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएं, डेंसर टू रेयर, इसमें क्या होता है सर, इसमें सर ये मान लो कि ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है, तो क्या हुआ सर, वो लाइट रे फिर से डेविएट होगी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो नॉर्मल से अवे डेविएट हुई, यानी कि नॉर्मल से अवे गई यहाँ से, यानी कि ये एंगल कम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो इस केस में क्या हुआ, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। और सर इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ सर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
अब हम आगे की बात करते हैं कुछ इसमें सर इसमें सर एक चीज़ हम पढ़ेंगे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है, किसी मीडियम का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर किसी मीडियम का होता है। यानी कि क्या है सर इसका मतलब? सर अब हम बात कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर ये किसी मीडियम का होता है। मीडियम का होता है सर, इससे क्या, इसको सर हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। सर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी है सर? डायमेंशनलेस। पेपर में पूछ ली जाती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब सर ये बात तो आ गई सर समझ में। सर जैसे अब हमने बात की थी कि सर एक मीडियम होता है सर रेयर मीडियम, एक होता है सर डेंसर। ठीक है सर। अब सर जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे थे, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई थी। जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे थे तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई थी। यानी कि क्या हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, डेंस। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर होगा। यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम μ2 और इसका मान लेते हैं हम μ1। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा डेंस। यानी कि जैसे कि ये मान लो ये एयर है, इसका एग्जांपल एयर, और सर इसका मान सर वाटर। आपने जब देखा होगा जब हम किसी लाइट रे को जब हम एयर और वाटर के केस में, यानी कि जब एयर हो रेयर मीडियम और वाटर हो डेंसर मीडियम, तो हम देखते हैं कि जो रे है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की ओर। क्यों होती है? क्योंकि सर उसका सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा डेंस होगा। समझ गए भाई? तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब सर इसमें सर एक और चीज़ आती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सर, पहला हमारा ये नोट है 1μ2 का क्या मतलब है। मैंने आपको ये बता दिया, ये म्यू क्या है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले ही मैंने आपसे बात बता दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, ये 1μ2 क्या है? 1μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब सर स्नेल्स लॉ क्या है? इसी पे बेस्ड है सर स्नेल्स लॉ। यानी कि अगर मुझे ये वाला ये फंडा नहीं आता तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस स्नेल्स लॉ में क्या है सर? स्नेल्स लॉ में सर ये है कि ये मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। क्लियर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये मान लेते हैं ये डेंस है, ये रेयर है। क्लियर? और ये लाइट रे यहाँ से यूं गई तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। क्लियर? ये बात भी क्लियर है भाई। अब सर ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होता है सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब सर इनके बीच में मतलब यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यानी कि ये एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने इस लॉ को दिया था। यानी कि उन्होंने म्यू
और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया था, उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। उन्होंने क्या दिया था कि 1μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है गाइस। अब इन्होंने दिया था कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये कर हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर अब हम कुछ बात करते हैं सर, क्योंकि हमको सर ये वैल्यू फाइंड करने में ये पॉइंट है देखो सर, तो उनमें सर ये पहला पॉइंट है सर, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द एयर, यानी कि एक मीडियम तो एयर है, यानी कि जो पहला मीडियम है वो हम एयर लेंगे, जो दूसरा मीडियम है यानी कि हम दूसरे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सर जैसे यहाँ मैंने कुछ 3 फाइंड कर रखे हैं, एक तो है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, ये डी मतलब है डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये मेनली ये 3 से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3 में ही आपको ये डाटा नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो आप इन तीनों को जो ये डाटा ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का, तो एयर का तो होता है सर 1 होता है, तो इसका कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। अब सर वाटर का होता है सर 4/3 और एयर का होता है सर 1, तो सर मैं सर यहाँ 1 मैंने सर काउंट नहीं किया, कोई बात नहीं है। अब सर ये 4/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.33। ग्लास का सर तो ग्लास मतलब सर कांच का हो सकता है सर 3/2 यानी कि 1.5। सर डी फॉर डायमंड का क्या होता है सर 2.42। अब सर एक चीज़ और सर, चीज़ क्या है सर, हाँ ये बिठा दूँ सर, चीज़ ये है सर कि एक और चीज़ के हमेशा तुमने यहाँ देखा होगा, ये जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं है, यानी कि इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन हटाओ यहाँ से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ गए भाई, समझ गए, क्लियर सर। अब सर एक ऐसा ही एक अगला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है सर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इसमें और इसमें सर अंतर क्या है? यानी कि सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर क्या अंतर है? इनमें सर अंतर ये है कि इसको तो हम देखते हैं एयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में, और इसमें सर हम एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, यानी कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम। ठीक है, जैसे कि दो क्वेश्चन आते हैं, देखो कभी भी देखना तुम तो आप क्वेश्चन पेपर और आप लेना, तो उसमें कह तो आपको दे रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी एक तो ये दे रखा होगा, एक दे रखा होगा म्यू, ये इनका क्या मतलब है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये जो पहले वाला है ना, ये आखिरी में लिखा जाता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और एक सर ये लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। बेशक केसेस तो इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन ये मैं तो ये मेनली पूछे जाते हैं, मेनली एग्जाम में यही आते हैं, तो हम इनको याद कर लें सीधा सीधा, हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए ये म्यू जी मैंने बताया 3/2 होता है जी, क्लियर। और ये एयर के ये मतलब ये रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं इसको, हाँ कोई बात नहीं है। ये होता है सर 3/2, क्लियर। अब सर वाटर का होता है सर 4/3, तो क्या बना सर, ये बना सर 9/8। क्या होना सर 9/8। इसका सर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें सर क्या है, ये म्यू डब्ल्यू ये नीचे, ये और सर इसमें सर ऊपर है, तो क्या बन जाएगा 8/9। तो इनको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने कैसे। जब भी नीचे डब्लू आए यानी कि वाटर आए यानी कि डब्लू, तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है 8 सा बनना है, कुछ 8 सा, ठीक है। तो हम कर लेंगे 8 नीचे याद 8, और ऊपर रहेगा 9। अब इसमें ऊपर आ रहा है डब्लू यानी कि 8 सा, कुछ याद करो, कुछ फीलिंग से आएगी, कुछ 8 के बनने की फीलिंग से आ रही होगी कुछ, तो ये बन जाएगा 8/9, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब मैं अगला टॉपिक पकड़ता हूँ, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये क्या है म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सर एक और फंडा होता है सर, इसका जो परिभाषा हम सर ये भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो को हम बोल सकते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए सर ये क्या बताया मैंने आपको, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, डायमेंशनलेस। ओके सर, अब इसमें आगे की बात, सर आगे की बात क्या है, हमने ये देखा होगा सर कि जब हम एक लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में ले जा रहे थे, यानी कि दूसरे मीडियम में ले जा रहे, तो ये क्या हुई, ये नॉर्मल की और बेंड होगी। तो इसका क्या मतलब यही है कि ये ऊपर वाला रेयर मीडियम होगा, नीचे वाला डेंसर मीडियम होगा, क्लियर। अब सर अब बात ये उठती है यहाँ से कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या क्या चीज़ चेंज होंगी और क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होंगी, क्लियर। तो देखिए जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो क्या क्या चेंज होगी। तो पहली बात तो चेंज क्या होगी, मैं बोलता हूँ इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो यानी कि क्या मतलब सर, यहाँ से मतलब ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज क्या क्या होगा सर, चेंज होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी सर कैसे चेंज होगी सर, वेलोसिटी होगी सर ये चेंज कैसे सर एयर में थी सर c और सर मीडियम में होगी सर v, तो वेलोसिटी v थी सर, वो कितनी चेंज हो गई सर, वो होगी सर c/μ, यहाँ से निकला c/μ चेंज होगी। अब दूसरी बात और क्या चेंज होगा सर वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी सर। वेवलेंथ क्या हो जाएगी सर, वेवलेंथ हो जाएगी सर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, यानी कि पहले लैम्डा नॉट थी बाई म्यू, क्लियर। दूसरी बात और क्या चेंज होगा सर हाइट चेंज हो जाएगी, यानी कि आपने जब देखा होगा जब पानी की बाल्टी है, यानी कि ये पानी की बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, यहाँ कोई कॉइन रखा हुआ है, कॉइन क्या रखा है, कोई कॉइन रखा है, तो आप जब देखते हैं कि आपको ये थोड़ा ऊपर दिखता है, यानी कि यहाँ दिखेगा कुछ, यहाँ दिखेगा सर, क्यों दिखता है यहाँ सर, इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी कि जब आप जब यहाँ से देख रहे हो, जबकि आँख है
ठीक है जी, ये आपकी आंख है। जब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपकी आंख से ये रे गई, ये वाटर था, ये डेंस हो जाएगी थोड़ी, मतलब ये सॉरी ये हो गई, ठीक है। ये ऐसे जानी थी, ये ऐसे हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। अब सर क्या दिखा सर, यहाँ आपको ये कॉइन थोड़ा ऊपर दिखा सर, क्या हुई सर, यहाँ सर हाइट चेंज हो गई, क्या होगी सर, हाइट चेंज हो गई। तो हाइट कितनी वही सर, हाइट चेंज हुई सर, एच डैश इक्वल्स टू एच बाई म्यू, सब 1/μ टाइम्स चेंज हो जाएंगे, सब 1/μ टाइम्स चेंज हो जाएंगे। अब सर एक और चीज़ चेंज होती है जो कि हम अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसको मैं वहीं की वहीं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, जब मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ होती है सर फ्रिंज विड्थ। अभी नहीं बताऊँगा इसको सर क्या है, क्योंकि अभी सर आपके कुछ समझ में नहीं आएगी। फ्रिंज विड्थ हो जाएगी सर बीटा से हम नोट करें बीटा बाई म्यू। सर इसका एक फॉर्मूला होता है सर, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी, शायद करेक्ट है मेरा। हाँ जी करेक्ट है बिल्कुल फॉर्मूला। जब लैम्डा चेंज हो रहा है सर बीटा भी चेंज होगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब ये बात, अब हम इस चैप्टर में हमने ये 3 पढ़ने हैं, क्योंकि ये वाला हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अब सर ये बात तो सर क्लियर होगी सर हमने ये बना ली कि सर इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी कि जब हम लाइट रे सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या क्या चेंज होगा, और अब हम वो देखेंगे कि क्या क्या चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सर अब चेंज क्या क्या नहीं होगा, सर चेंज नहीं होगा, चेंज क्या क्या नहीं होगा सर, चेंज एक तो सर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्या नहीं होगी सर, फ्रिक्वेंसी। क्यों नहीं होगी सर, फ्रिक्वेंसी और कलर ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी और कलर चेंज। सर फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं होगी सर चेंज, इसका भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। डज नॉट चेंज, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। अब मीन्स तो एक ही है ना, कि वो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी कि इंडिपेंडेंट रहती है मीडियम में, यानी कि ये सेम रहेंगी हमेशा, चाहे किसी मीडियम में ले जाओ। सर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पहली बात तो सर फ्रिक्वेंसी लिख लें सर, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी सर। सर क्यों नहीं होगी सर फ्रिक्वेंसी, सर इसका सर प्रूफ सुन लीजिए। प्रूफ क्यों सर, प्रूफ क्या है, हमने पढ़ा हुआ सर म्यू इक्वल्स टू क्या होता है सर, सी बाई स्नो, एक सेकंड में का फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, हाँ म्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ठीक है सर। ये फॉर्मूला आता है, ये होती है सर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमने सर ये अब हम आगे भी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, मैं बता दूंगा वो वहाँ भी, लेकिन वहाँ में ये नहीं, मैं आपसे ये नहीं बताऊंगा कि फ्रिक्वेंसी मीडियम पे चेंज होती है कि नहीं होती। अब मैं बता रहा हूँ कि फ्रिक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे नहीं होती चेंज, फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अब बात करते हैं म्यू, सर क्यों नहीं होती सर चेंज, सर इसका प्रूफ सुन लीजिए। सर ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सर ये वेलोसिटी है, यानी कि सर मीडियम 1 में सर ये सी थी, दूसरे मीडियम में वी हो जाएगी, करेक्ट। तो ये कितनी चेंज हुई सर, ये हुई सर वी इक्वल्स टू सी बाई म्यू, करेक्ट सर। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हुई सर, ये हुई सर सी बाई म्यू चेंज, क्लियर। अब सर दूसरे मीडियम में सर ये लैम्डा, ये क्या था सर, ये हो जाएगा चेंज सर लैम्डा नॉट बाई म्यू। अब सर म्यू सर कैंसिल आउट हो गया, सर आपके पास सर क्या बन गया, सर बन गया सी अपॉन लैम्डा नॉट, यह आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार, ठीक है। इसलिए यहाँ कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोफिशिएंट नहीं आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोफिशिएंट आता है, यानी कि वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है,
तो यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो JMI में आया था, शायद 2019 का ही था, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था एक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था, इसमें ये था कि ये कोई बकेट है यानी कोई बाल्टी है, और ये सर ये कोई सर कॉइन है, कोई कॉइन है। क्लियर सर? इसकी सर हाइट है वो दे रखी है सर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका टॉप है, यानी कि इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है इस कॉइन की। ठीक है, अब सर हमने क्या किया, हमने सर इसमें सर पानी भर लिया। तो जब हमने पानी भर लिया तो हमको ये कॉइन थोड़ा ऊपर दिखेगा, यानी कि यहाँ कुछ यहाँ दिखा तरीज। ठीक है, तो सर ये फिर पूछ रहा है कि चेंज इन हाइट, यानी कि हाइट में कितना चेंज हुआ, यानी कि हाइट में कितना परिवर्तन हुआ। तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, एच डैश इक्वस टू, यानी कि चेंज इन हाइट इक्वस टू रियल हाइट अपॉन म्यू, यानी कि इसको हम बोल देते हैं चेंज इन हाइट, यानी कि ये हाइट में चेंज नहीं है, ये हाइट वो हाइट है जो हमको दिख रही है, यानी कि एपिरेंट हाइट, यानी कि जो हमको दिख रही है एपिरेंट हाइट। और सर ये दे रखा है हमको सर रियल हाइट, ये यानी कि रियल हाइट बोल देते हैं इसको, रियल हाइट या रियल डेप्थ बोल देते हैं कई बार, तो हाइट या डेप्थ एक ही बात है। अब सर हमसे सर पूछा चेंज पूछा है, तो चेंज सर हम करेंगे जब हमको रियल तो मालूम है सर, और हम सर एच डैश और फाइंड करेंगे, फिर हमको सर चेंज पता चल जाएगा। एच डैश फाइंड हम सर इस फॉर्मूले से करेंगे। कैसे करेंगे सर? हमको सर एच डैश फाइंड करना है, एच दिया सर 12, और सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर 4/3। ठीक है, क्लियर है? अब सर ये 3 ऊपर चला गया, क्लियर? तो ये बन जाएगा सर 36/4, तो यह है सर 9, यानी कि एच डैश आई आपकी 9 सेंटीमीटर। अब सर हमको सर एपिडेंट हाइट नहीं पूछी सर, उसने चेंज पूछा, यानी कि कितनी चेंज हुई, यानी कि पहले 12 सेंटीमीटर थी नीचे, अब सर रह गई सर 9, तो अब चेंज कितनी हुई सर 3 सेंटीमीटर की चेंज हुई, यानी कि x इज इक्वल टू सर h माइनस एच डैश, यानी कि 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात आई हो, आपको समझ में आई हो। अब सर एक क्वेश्चन अगले ही कॉन्सेप्ट पे, हाँ ये BHU के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि अगर हम कोई D विड्थ का कोई विंडो ग्लास लें, यानी कि V चौड़ाई का, नहीं सॉरी V, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये कोई विंडो ग्लास है, इसकी जो थिकनेस है वो ले लेते हैं हम D। क्वेश्चन था, मैंने ये आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कोई विंडो ग्लास है, यानी कि ये विंडो ग्लास है, विंडो ग्लास यानी खिड़की का कांच, ये इतना मोटा है विंडो ग्लास, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो D है। क्लियर फ्रेंड्स? D मोटाई का है। अब यहाँ से जब हम लाइट रे पास कराएंगे इससे, तो लाइट रे को पास कराने में कितना समय लगेगा ये फाइंड करना है, यानी कि लाइट रे की वेलोसिटी c क्या हुई, लाइट रे की जो वेलोसिटी है वो एयर में हो जाएगी सर c। ठीक है, तो हमको सर ये निकालना है ये, और सर इसके अंदर हो जाएगी सर v, क्योंकि सर ये अलग मीडियम हो गया। तो हमने सर एक फॉर्मूला पढ़ रखा, तो हमको सर क्या निकालना है सर, हमको निकालना है टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने सर एक चीज़ देखी थी सर, ये तो सर v है, ये सर c है, तो म्यू इक्वल्स टू c/r
v। क्लियर। अब सर क्या हुआ सर, इसमें यानी कि यहाँ से यहाँ तक में जाने में कितना समय लगा, ये फाइंड करना है ना। तो देखिए हमने पढ़ रखा है टाइम का फॉर्मूला। क्या है टाइम का, क्या होता है, देखो हमने पढ़ रखा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम अगली बात करते हैं, सर दूरी कितनी है, ये दे रखी है हमको d, यानी कि d इसकी मोटाई है, इस विंडो ग्लास की d मोटाई है, d दे रखा है सर। स्पीड इसमें v है, लेकिन सर v का फॉर्मूला हम सर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मिलेगा सर v इक्वल्स टू c बाई म्यू। क्लियर सर यहाँ से मिला सर हमको c बाई म्यू। तो हमको से जो टाइम इन क्रॉसिंग टाइम क्रॉसिंग लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस विंडो ग्लास को क्रॉस करने में लाइट को इतना समय लगा, क्रॉसिंग टाइम क्या है सर, म्यू डी बाई सी। ये BHU में इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ईयर तो ध्यान नहीं मेरे पास क्योंकि अभी कॉपी नहीं है मेरे पास यहाँ। तो ठीक है, अब हम